दोस्तों, नीट साइंस कॉलेज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप 1 न्यूमेरिकल का सेकंड वीडियो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे रेफर कीजिए ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, तो आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। सो पहला क्वेश्चन, 6 पॉइंट masses each of mass m are placed at vertices of regular hexagon of side L. The force acting on any of these masses is gm square upon L square in bracket 5 upon 4 plus 1 by root 3. Second option, gm square upon L square in bracket 3 by 4 plus 1 by root 3. Third option, gm square upon L square in bracket 5 by 4 minus 1 by root 3. Fourth option, gm square by L square into 3 by 4 minus 1 by root 3. नाउ दोस्तों, यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन बोला है। सो यू नो दैट रेगुलर हेक्सागोन के वर्टेक्स 6 होते हैं। 6 वर्टेक्स के ऊपर उन्होंने पॉइंट मास रखा है और जिस रेगुलर हेक्सागोन की हर एक साइड यल की है, ओके, तो उस पे उन्होंने पूछा है कि हर कोई मास पे अदर मासेस की वजह से कितना फोर्स पड़ता है। मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑफ दिस मासेस, एनी ऑफ द मासेस इज, हर किसी पे कितना फोर्स पड़ेगा। हर किसी पे रहने वाले जो 5 है की वजह से जितना भी फोर्स पड़ता है वो सभी के ऊपर सेम पड़ता है। तो वही आपको निकलना है, वो कितना है आपको उन्होंने पूछा है। सो दोस्तों, एज यूजुअल यू नो दैट बिफोर starting a numerical we must know the basic behind it. Okay, so here is the basic. To understand this we need this one. Okay, so the basic we know, you must know, that is first of all we'll see a regular hexagon. But what do you mean by regular hexagon? From where regular hexagon we have studied? Before this there is a polygon concept. Polygon means what? A closed figure made up of साइड्स, स्ट्रेट लाइंस, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ, देखिए ये सभी क्लोज्ड है। ओके, दीज आर ऑल क्लोज्ड एंड यू नो दैट दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, फिर ये भी स्ट्रेट लाइन से बनी है, ये भी पॉलीगॉन, ये भी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में 2 टाइप्स है, दैट रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर मीन्स व्हाट? सिस्टमैटिक, मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। एंड इरेगुलर मीन्स नॉट, मीन्स as usually no side is same, at means all the sides are not same and all the angles are not same. Some angles get same, some sides get same, कुछ सेम होंगे कुछ नहीं होंगे, तो उसे हम इरेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। और रेगुलर पॉलीगॉन किसे बोलेंगे? जिसमें साइड्स सभी सेम होते हैं और सभी एंगल्स भी सेम होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, ये तीनों एंगल सेम है, ये तीनों साइड सेम है, तो इसे कहा जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसके नीचे और इसके बाजू में स्क्वायर दिया है। स्क्वायर में सभी एंगल्स 90 के होते हैं, सबको पता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल। दिस इज व्हाट पेंटागन, दिस इज आल्सो ऑफ इक्वल एंगल, ये सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके, दिस इज व्हाट हेक्सागन, ये है हेक्सागन। इसमें भी सभी एंगल्स 6 एंगल्स होते हैं, 6 वर्टेक्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, और उसे अगर सभी साइड सेम होते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। मगर इस साइड देखिए इरेगुलर हेक्सागन है, कोई साइड किसी को नहीं, मगर 6 साइड है उसको, यू कैन काउंट इट, देयर आर 6 साइड्स। हियर इज अ इरेगुलर पेंटागन, दिस इज irregular quadrilateral. Quadrilateral are always irregular. This is what simple triangle. Triangle is there, no side is equal to anybody and no angle is equal to any. Okay, so this was the basic, is very important, and before that you must know the properties of the regular hexagon. So see here, these are the what, this is what irregular hexagon, this is what irregular hexagon। ये क्या है? irregular hexagon, देख सकते हो इसे हॉरिजॉन्टल रखता हूँ मैं। सो ये इरेगुलर हेक्सागोन है। सो ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, बट सम ऑफ द ऑल एंगल्स इज ऑलवेज 720 आएगी। ठीक है, इनकी सम लेकिन 720 आएगी। अभी देखिए, ये मुझे बताइए, क्या ये रेगुलर हेक्सागोन है? इज दिस रेगुलर हेक्सागोन? नो, बिकॉज AF एंड CD आर नॉट इक्वल। बाकी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो सकते हैं, मगर AF और CD इक्वल नहीं होंगे, तो साइड्स तो सेम ना, एंगल भी डिफरेंट हो जाएंगे, एंगल C एंगल D, एंगल A एंगल F।
तो सभी एंगल सभी साइड अगर इक्वल हो तभी आप बता सकते हो कि वो रेगुलर हेक्सागोन है। तो ये है रेगुलर हेक्सागोन। इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड यू नो दैट इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल. These are called interior angle. Angle A, angle B, angle C, angle F, angle E, angle D. Okay. तो इन दिस ऑल these are इंटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं. अगर किसी साइड को एक्सटेंड करोगे तो मेन साइड और एक्सटेंड की हुई साइड इनके बीच में आने वाले एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे, जिनकी सम 360 ऑलवेज कांस्टेंट रहती है. सो यहाँ पे इंटीरियर एंगल होल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ हेक्सागोन, यू नो दैट द सम ऑफ, जैसे कि ट्रायंगल के सभी एंगल की सम कितनी होती है 180. तो वैसे ही रेगुलर हेक्सागोन, अगर हेक्सागोन हो या रेगुलर हेक्सागोन, एंगल की सम तो उतनी आएगी. तो इसमें सभी एंगल तो इक्वल होते हैं और सभी एंगल की सम 720 होती है. तो ऑब्वियस 6 एंगल होते हैं, तो 6 से डिवाइड करके मैं ईच एंगल निकाल सकता हूँ. सो वो एंगल होगा 120, 120, 120, 120, 120, 120. ठीक है. तो टोटल 126 ज़ा 720. ओके. सो ऑल द एंगल्स आर अप टू एंगल बिकॉज 120 है. रेगुलर हेक्सागोन में सभी 120 है. 120 इज मोर देन 90 ना. सो मोर देन 90 विथ एंगल इट इज, अगर 90 से कोई बड़ा हो तो उसे हम ऑप्टूस बोलते हैं. ठीक है. नाउ अपोजिट वर्टेक्स यू मस्ट नो. देर आर 6 वर्टेक्स, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, एफ वर्टेक्स, ई वर्टेक्स, डी वर्टेक्स. मगर यहाँ पे अपोजिट वर्टेक्स कौन किसको होगा? ए डी को अपोजिट वर्टेक्स हो जाएगा. ए डी को अपोजिट वर्टेक्स. फिर एफ सी को अपोजिट वर्टेक्स. फिर एफ ई बी को अपोजिट वर्टेक्स. सो ये अपोजिट वर्टेक्स क्यों बताया मैंने? क्योंकि यही इसी के ऊपर जो प्रॉपर्टी है आपकी वो डिपेंड है. सो अगर नाउ द डायगोनल, कम टू डायगोनल. डायगोनल इज व्हाट? विच जॉइंस द, जो एडजेसेंट को छोड़ के, एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के, एडजेसेंट मीन्स चिपक के उसको जो है वर्टेक्स, उसको छोड़ के अगर किसी वर्टेक्स को हम ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन से, उसे डायगोनल कहा जाता है. सो हियर वी कैन ड्रॉ 9 डायगोनल्स. और वो डायगोनल्स कैसे निकाल सकते हैं हम? n इंटू n-3 अपॉन 2. इस तरह डायगोनल की नंबर्स निकाली जाती है हेक्सागोन के लिए. सो डायगोनल ऑफ हेक्सागोन इज व्हाट? नंबर ऑफ डायगोनल इज व्हाट? कितने नंबर हो गए हेक्सागोन में? अगर इसके साइड n यानी कि 6 यहाँ पे रखा तो 6 - 3 3 आएगा, डिवाइड बाई 2, 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9. 9 डायगोनल्स आर देयर. मगर उनमें से 3 डायगोनल ऐसे हैं जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं. एक, दूसरा और तीसरा. ठीक है. ये A to D, F to C, B to E. तो ये है आपका जो भी हेक्सागोन. ठीक है. ये अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले डायगोनल्स यहाँ पे बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, तो वो देखने वाले हैं. नाउ सी हियर रेगुलर हेक्सागोन की प्रॉपर्टीज. इक्विलैटरल, इक्विएंगुलर, 120 और 9 डायगोनल्स होते हैं, 6 वर्टेक्स, 6 साइड, 6 एंगल्स. तो 3 डायगोनल्स जो है अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है. सो अभी बताया था. ठीक है. नाउ सी हियर बी और ई, इसका अगर मैं अपोजिट दिया, दीज आर द अपोजिट वर्टेक्स, ये दोनों भी अपोजिट वर्टेक्स है. अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लूँ तो वो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी. आपको तो पता है हेक्सागोन का पूरा एंगल कितने का आता है? 120 का होता है. सो अगर उसमें से डायगोनल जाती है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है, उसके विरुद्ध साइड में जो भी है उसको अगर ज्वाइन करती है, तो वो उस एंगल को डिवाइड बाइसेक्ट करती है. यू एज यू नो दैट एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर तो पता ही होगा. सी हियर अगर ये 2 आर्म्स है, इसके बीच में मैंने 120 एंगल दिखाया है. एंड इफ दिस लाइन हियर कट्स इक्वली एंगल इनटू 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं पूरे 120 को. सो 120 को डिवाइड कर दिया 60 और 60 में. हियर ऑल्सो द सेम केस. सो यहाँ पे 60 60 हो जाएगा, इस साइड भी 60 60 आएगा. ठीक है. उधर का और इधर का. जैसे ऐसे ही हम अगर ये पॉइंट अगर ज्वाइन करते तो इसके बीच में भी 60 60 आएगा. ये पॉइंट पे अगर ज्वाइन करते तो भी 60 60 आएगा. ओके. एंड वन मोर दैट दे आल्सो बाइसेक्ट देमसेल्व्स आल्सो. जैसे कि ये अगर लाइन मैंने निकाली और दूसरी लाइन निकाली, तो दोनों इक्वली एक दूसरे को कट करेंगे.
means diagonal bisects each other. You know that bisections of diagonals, डायगोनल खुद के ही दो इक्वल पार्ट करेगा, यानी कि मिड पॉइंट में कट हो जाएंगे तीनों भी डायगोनल आपके जो भी है वो इक्वली इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ये डायगोनल यहाँ पे और ये डायगोनल यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे इंटरसेक्ट होंगे, मगर ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में दिस इक्वल टू दिस, ओके, यानी कि मिड दे डायगोनल्स आर बाइसेक्ट्स ईच अदर मीन्स दे आर मीटिंग एट देयर मिड पॉइंट्स, ओके। जैसे कि नाउ सी हियर आई ड्रॉन द, मैंने डायगोनल्स निकाल लिए, अपोजिट साइड अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले डायगोनल्स को निकाल लिया। अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे, ये अगर वो है, ठीक है, दिस पॉइंट इज इफ ओ देन ए ओ must equal with the BO, must equal with the OC, must equal with the OD, must equal with the OE, must equal with the OF, okay, must equal with the OA. so ये सभी इक्वल हो जाएंगे, ओके। नाउ व्हाट अबाउट सेंट्रल एंगल का क्या होगा? व्हाट अबाउट सेंट्रल एंगल? टेल मी हियर सेंट्रल एंगल, व्हाट विल बी ऑफ सेंट्रल? सबको पता है सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज ऑफ 360 डिग्री and they are get divided into, अभी ये सभी इक्वल है, अभी हमने देखा है they all are equal to whom? now see, ये पूरा 120 था, इसको इसने बाइसेक्ट कर दिया, ये हो गया 30 का, ठीक है, ये हो गया 30 का, और नीचे वाला भी 30 का हो जाएगा, सॉरी 60 का हो जाएगा, पूरा 120 था ना, ओके, ये हो गया 60, फिर से दिस इज व्हाट 60 पूरे 120 को डिवाइड कर दिया 60 में। अभी देखिए यहाँ पे तो पूरा एंगल होता है 360 को इक्वल एंगल, ये सभी एंगल इक्वल है, इतना तो पता है आपको, क्योंकि साइड अगर सेम होंगे उसके अपोजिट वाले तो एंगल को सेम होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे साइड उसके अपोजिट वाली एल साइड है, तो यानी कि ये सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल अगर इक्वल हो गए तो कितना होगा? 360 के 6 पार्ट हो जाएंगे। इफ़ वी डिवाइड 360 बाई 6, अगर 360 को हमने 6 से डिवाइड कर लिया तो हमें 60 डिग्री मिलेगा। सो सभी 60 डिग्री के हो जाएंगे। ऑल विल बी ऑफ 60 डिग्री, ऑल विल बी ऑफ 60 डिग्री। नाउ टेल मी इफ द दिस इज व्हाट अ ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल में ये भी 60 ये भी 60 है, तो ये कितने का हो जाएगा? वैसे तो यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है तो पूरा बाइसेप्ट हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, यानी कि दिस आर ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हेक्सागोन के अंदर अगर अपोजिट वर्टेक्स को आप डायगोनल से ज्वाइन कर देते हो तो वो 3 डायगोनल्स आपको 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल देते हैं, ठीक है। सो इक्विलैटरल कंसेप्ट यहाँ पे इस रेगुलर हेक्सागोन में आता है। ये तीनों, ये 6 these are all are of 60 degree angles and 6 equilateral triangles. If you arrange 6 equilateral triangles like this way, you will get a hexagon. Okay, अगर आप 6 equilateral triangle इस तरह से अरेंज करते हो तो आपको ऐसा हेक्सागोन मिलेगा। Now see the point has lines of symmetry. It has lines of symmetry. This means what? Everyone knows lines of symmetry. Lines of symmetry यानी अगर मैं उसको, अभी ये जो है एफसी आपको दिख रहा है, एफसी को मैं लाइन्स ऑफ सिमेट्री बोल सकूंगा। क्यों? क्योंकि उसको अगर मैं फोल्ड कर दूं तो क्या होगा? वो एक दूसरे के ऊपर मैच हो जाएगा। जैसे कि इधर देखिए, इसमें देखिए, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो ये देखिए एक दूसरे के ऊपर मैच हो रहे। दिस मीन्स व्हाट? दे हैव लाइन्स ऑफ सिमेट्री। दोनों भी एक दूसरे के ऊपर मैच हो रहे। इसका मतलब वो सिमेट्री है। सो इट हैज़ लाइन्स ऑफ सिमेट्री लाइक दिस। यहाँ इस सिमेट्री के ऊपर भी आप ऐसे ही कर सकोगे, ठीक है। यहाँ पे भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। तीनों भी डायगोनल्स लाइन्स ऑफ सिमेट्री का रोल निभाते हैं, ओके। सो इस तरह से इनको लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। अभी मैं लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्यों बताया? क्योंकि अगर आप इस साइड कुछ करते हो ऊपर में तो सेम आपको नीचे में भी करना होगा। अगर अपर पार्ट में आप कुछ करते हो तो नीचे पार्ट में भी करना होगा। दिस कीप्स इन माइंड, ओके। इससे हमारा प्रॉब्लम बहुत छोटा हो जाएगा। सो हम ओनली जो भी करना है हमें वो अपर पार्ट में करेंगे और उसके अलॉन्ग हमें नीचे पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट बेसिक।
resultant of given two forces. You know that how to find resultant of a given two forces? फार्मूला है, सबको पता है. If you want this resultant of these forces and angle between them given, that is theta, then how can you calculate its resultant? its resultant always lie between them. So यहाँ पे जिसका ज़्यादा फोर्स होगा उसके साइड में वो ज़्यादा झुकेगा. ओके, सो इसका रिजल्टेंट फोर्स हम निकालते हैं. सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इस फोर्स के प्लस इस दूसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि दैट इज F2 बार का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज थीटा. ओके, सो नाउ व्हाट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफ बोथ फोर्स आर इक्वल टू F, दोनों फोर्स F के बराबर है एंड थीटा एंगल बिटवीन देम इज 120. वाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस कम्स इन आवर न्यूमेरिकल. अगर ये दोनों इक्वल हो जाए और दोनों के बीच में एंगल 120 हो तो कितना आएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा, यानी कि एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि F1 का स्क्वायर एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एफ हो गया, ये भी एफ होगा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन एफ स्क्वायर आ जाएगा. 2 एफ स्क्वायर और थीटा तो 120 दिया है उन्होंने, तो कॉस 120 आएगा. ओके, नाउ अभी इसका सॉल्यूशन, ये तो लाइक है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड हो गए तो 2 एफ स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 एफ स्क्वायर. नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 120 एंड हाउ टू फाइंड इट. फॉर दैट पर्पज आई हैव टेक दैट बेसिक ऑल्सो. cos 120 है, आपको फाइंड करना है. हाउ कैन यू फाइंड, कैसे फाइंड करोगे, आपको पता होना चाहिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, 4 क्वाड्रेंट होते हैं. पहले क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों भी पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कॉस निगेटिव होता है, तीसरे इसमें कॉस निगेटिव साइन निगेटिव और चौथे इसमें कॉस पॉजिटिव साइन निगेटिव. तो ये ध्यान में रखना है. ये अगर पता चला, अभी हमें कॉस चाहिए, कॉस तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका गया एंगल तो ऑब्वियसली आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉस निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट. देखते हैं 90 प्लस थीटा, आगे इन्होंने क्या दिया 120 को 90 के इसमें लिखा तो 90 प्लस 30 हो जाएगा, मीन्स राइट एंगल में एक्यूट एंगल. सो राइट एंगल में अगर ये 90 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 90 हो जाएगा और मुझे एक्यूट एंगल मिलाना है 30, तो मुझे यहाँ तक जाना पड़ेगा. ये अगर 30 है थीटा तो 30 मुझे इधर लेना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे साइन 90 प्लस 30 आएगा. ना ये तो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, इसके लिए मैंने माइनस साइन लिया है. सो माइनस साइन और फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री का रूल तो आइडेंटिटी पता है, कॉस 90 प्लस थीटा होता है तब वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लेता है साइन थीटा. ओके, साइन थीटा लेता है, मगर क्वाड्रेंट देखकर आप बता सकते हो प्लस है या माइनस है. अगर यहाँ पे माइनस होता तो सिंपल साइन थीटा आता, मगर प्लस थीटा है इसकी वजह से माइनस साइन थीटा आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा माइनस साइन 30 डिग्री. And you know the 30 degree. 30 degree is what? Sin 30 is half. If you don't know how the table, see here, sin 30 is half. पहले ही वीडियो में हमने ये यूज़ किया था हाफ, तो ये आप भूलोगे नहीं. ठीक है, इस तरह से आप sin 30 की वैल्यू हाफ रख दीजिए. सो यहाँ पे अगर sin 30 हाफ रख दिया तो माइनस हाफ वैल्यू आएगी किसकी, cos 120 की. तो फिर से अपने प्रॉब्लम पे आइए. तो यहाँ पे मैंने माइनस हाफ रख दिया, 2 कैंसिल हो गए, एफ स्क्वायर और ये माइनस, तो माइनस एफ स्क्वायर हो गया. ठीक है, 2 एफ स्क्वायर में से माइनस एफ स्क्वायर गया, मगर ये सभी स्क्वायर रूट में है. ठीक है, तो कितना रहेगा सब्ट्रैक्शन, इसका सब्ट्रैक्शन कितना होगा, एफ स्क्वायर, एक ही एफ स्क्वायर मिलेगा ना. तो एक एफ स्क्वायर कैसे लिखते हैं, सिंपल एफ स्क्वायर करके, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर क्वान्टिटी, दोनों इनवर्स है, कैंसिल हो जाएंगे. सो सिंपल एफ आएगा. ठीक है, सिंपल एफ आएगा. फिर F1 का मैग्नीट्यूड होगा या F2 का मैग्नीट्यूड होगा, पहले हमने बताया था. ठीक है, क्वेश्चन में ओके, इस तरह से ये जो कंसेप्ट मैंने बताया ये हमारे प्रॉब्लम में इसलिए बताया. सो कम टू द नेक्स्ट, वन मोर बेसिक यू नीड टू नो, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल सभी को पता है, और टाइप ऑफ अ ट्रायंगल इन विच एनी 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर, जिसमें 2 साइड्स इक्वल मेजर के होते हैं और इस तरह डैश करके दिखाए जाते हैं. ओके, सो दिस ट्रायंगल हैज़ 2 साइड्स आर इक्वल. जब 2 साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट वाले जो एंगल होते हैं,
सो ऑब्वियसली दे मस्ट कॉन्ग्रुएंट, ये भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो ये दोनों भी, ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। ओके, नाउ इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए एम फ्रॉम ए वर्टेक्स, ए वर्टेक्स यानी वो वर्टेक्स है जहाँ पे जिसके बाजू के दोनों भी साइड इंटरसेक्ट, जो इक्वल साइड्स है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस वर्टेक्स से अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला तो उस परपेंडिकुलर को हम अल्टीट्यूड तो बोलते ही है, क्योंकि वो अपोजिट साइड को नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है, पर वो मीडियन का भी रोल करता है। ओके, इट आल्सो फॉलोज द रोल ऑफ मीडियन आल्सो। अगर वो किस वर्टेक्स से अगर आप अल्टीट्यूड डालते हो जिसके दोनों बाजू में इक्वल साइड से, उससे अगर आप अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डालते हो तो उस पे ही आपका मीडियन आता है। मीडियन आता है मीन्स बी एम मस्ट इक्वल टू एम सी। एम इज हियर, एम इज व्हाट, मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है, अगर दोनों साइड सेम है उस वर्टेक्स से अगर आप डालते हो वो पर अल्टीट्यूड, तो वो मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। सो दिस इज व्हाट मिड पॉइंट। तो बी एम मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट होने की वजह से क्या बोल सकते हो आप, बी एम मस्ट इक्वल टू एम सी, बी एम मस्ट इक्वल टू एम सी। अभी मुझे बी एम कोई बताएगा? आपको तो बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में अगर थीटा है 90 डिग्री है तो थीटा को जो भी अटैच होगा हाइपोटेनस लेकर, अगर इसकी लेंथ मैं यल बताता हूँ, ठीक है, तो व्हाट विल बी दिस बी एम, बी एम की लेंथ कितनी होगी, कोई बताएगा? मैंने बताया था अगर जो भी साइड एंगल को अटैच होगी तो उससे आप सिर्फ हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई करके जो अटैच होती है उसका कॉस थीटा लेना है, क्योंकि अटैच जो एडजेसेंट होती है, चिपक की होती है, तब कॉस थीटा को भूलना नहीं, अगर अपोजिट होता है तब साइन थीटा को भूलना नहीं। तो यहाँ पे कॉस थीटा तो आएगा, इसकी लेंथ कॉस थीटा तो आएगी, मगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारा हाइपोटेनस। सो ये पूरा हो जाएगा यल कॉस थीटा। अभी आपको बी एम मिल गया तो एम सी के बराबर तो होना ही होना है। सो यहाँ पे ये भी यल कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से आपको बी एम और एम सी यल कॉस थीटा में मिल गए, मगर बी सी निकालना है आपको, पूरा बी सी निकालना है। तो आप क्या करोगे, आपको दोनों की एडिशन करना है। एज यू नो दैट बी एम सी आर कोलिनियर, एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो बी एम प्लस एम सी आएगा, ये तो पता ही है, ठीक है, क्योंकि वो कोलिनियर है एंड कोलिनियरिटी दैट एम इज इन बिटवीन बी एंड सी, सो बी एम प्लस एम सी आएगा। बी एम कितना है, यल कॉस थीटा, एम सी कितना है, यल कॉस थीटा, सो ऑब्वियस दोनों ऐड होके 2 यल कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, सो यही बेसिक आपके इस प्रॉब्लम में है। ये अगर यहाँ पे पता चल गया तो प्रॉब्लम जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो ये है हमारा प्रॉब्लम और ये है उसकी डायग्राम। ठीक है, अभी इस डायग्राम में देखिए मैंने 6 पॉइंट मासेस, अभी पॉइंट तो नहीं लग रहे, वो बड़े लग रहे थोड़े, मगर पॉइंट मासेस यानी छोटे मासेस, जो भी पॉइंट साइज के मासेस अगर रख दिए आपने वर्टेक्स के ऊपर, ये वर्टेक्स है और उसके ऊपर मैंने 6 मासेस रख दिए। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल हैपन द फोर्स। चलिए हम एफ के ऊपर फोर्स निकालते हैं, बाकी 5 जो मासेस है 5 पॉइंट पे 5 वर्टेक्स पे रखे हुए उसकी वजह से उसके ऊपर कितना फोर्स पड़ता है वो देखते हैं। इन पाँचों की वजह से एफ के ऊपर कितना फोर्स पड़ते हैं ये हम पहले कंसिडर करके निकालते हैं, तो सबके ऊपर उतना ही होगा फिर। ओके, सो अभी फोर्स और एक बेसिक है जो आपको पता है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बोला कि आपके सामने क्या आता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यू नो दैट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसी भी जो दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर को ज्वाइन करके उनके बीच में जितना डिस्टेंस होता है उससे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? फोर्स बिटवीन द एनी टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज यू नो दैट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एनी every body in the universe attracts every other objects with a equal force, and that force is directly proportional to multiplication of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, that is g is the gravitational constant. ओके, दोनों की डायरेक्शन उल्टी होती है, मीन्स अपोजिट होती है। सो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, दोनों तो इक्वल, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही होता है। सो दिस कीप इन माइंड, यही कंसेप्ट वहाँ पे भी यूज़ होने वाला है। सो यहाँ पे अगर ये भी यम का है ये भी यम का है तो यहाँ पे यम इंटू यम आ जाएगा। ठीक है, ये अगर मैंने यम का कर दिया तो ये भी यम का हो जाएगा, सो यम इंटू यम, यम स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे उनका ये डिस्टेंस अगर यल है तो यल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, सो अभी आपको तो पता चल गया कि उन किसी भी पॉइंट मासेस के बीच में अगर पहले इसके बीच में निकालते हैं, फिर इसके बीच में निकालते हैं, फिर इसके बीच में निकालते हैं, फिर इसके बीच में, इन दोनों के बीच में बी और एफ के, और फिर एफ और सी के बीच में,
सो इनके बीच में फोर्स निकालने के लिए आपको पता तो चल गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बता रहा है कि उनके बीच वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए। सो डिस्टेंस तो ए के बारे में पता होगा, ए एफ ई के बारे में भी पता होगा। एफ और ए के बीच में कितना डिस्टेंस है पता है हमें, यल है। एफ और ई के बीच में कितना यल है, ऑब्वियस, क्योंकि ये तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। आपने एफ ए निकाला तो भी चलेगा, एफ ई निकाला फिर उसका डबल कर दीजिए, यानी कि देखेंगे हम। ओके, फिर एफ डी के लिए आपको स्ट्रेट लाइन निकालना होगा, मीन्स ये, ठीक है। इधर भी आपको एफ बी के लिए स्ट्रेट लाइन, और ये तो है ये, मगर ये डिस्टेंस पता नहीं, इसके लिए भी क्या करना है। सो विल सी दिस वन। सो यहाँ पे प्रॉब्लम की तरफ आ जाइए। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, एफ सी इज अ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यू नो दैट। एफ सी यहाँ पे क्या है, लाइन्स ऑफ सिमेट्री है ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ऑल्सो बाइसेप्स एंगल। आपको ये भी पता है, ये पूरा 120 का होता है, तो फिर ये 60 का हो जाएगा और ये भी 60 का हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला 60 का हो जाएगा। फिर वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको पता है एफ ए की लेंथ और एफ ई की लेंथ किसके बराबर होगी, एफ ए की लेंथ होगी एफ ई के बराबर, और दोनों की लेंथ कितनी आएगी, स्मॉल एल। तो अभी इनके बीच में वाला फोर्स तो हम तुरंत निकाल लेंगे। अभी हमारा प्रॉब्लम है एफ डी निकालना है, एफ बी निकालना है, और एफ सी भी निकालना है। सो चलिए अभी हम एफ बी तो पता है आपको। अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन निकाली, इफ आई ड्रॉ लाइक दिस लाइन, इफ आई ज्वाइन एफ बी अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो ऑब्वियस इट विल बी द एंगल बाइसेक्टर। ओके, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि ये जो है पूरा पैरेललोग्राम है, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल अरेंज करके एक पैरेलल। सो ऑब्वियस ये बाइसेक्ट करेगा इस एंगल को। दिस विल बी ऑफ 30 नाउ। ओके, सो ये भी 30 का हो जाएगा, तो 30, ठीक है, 60। तो ये 30 का हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे तो ऊपर जो करोगे वही आपको रिपीट करना है। सो इसीलिए लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे सब कुछ हेल्प कर देगी, ठीक है। सो ऊपर के लिए डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसका फोर्स और इसका फोर्स दोनों के बीच में सेम ही फोर्स होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ऊपर जितना फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है, और डिस्टेंस भी सेम है। जब दोनों मास भी सेम होते हैं, डिस्टेंस भी सेम होते हैं, तो फोर्स सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम ही है, फोर्स भी, मास भी सेम है, यम है, तो ऑब्वियस फोर्स इसका जितना होगा उसका इतना, मीन्स ओके। ये अभी एफ सी निकालना है, तो यहाँ पे इतना यह फिल कर देते हैं हम। एफ बी कितना है, फिर एफ बी किसके बराबर है, एफ डी के बराबर, और दोनों का डिस्टेंस नहीं निकाला हमने। तो टू फाइंड द डिस्टेंस वो बोल रहे ड्रॉ ए एम आपको एफ बी के ऊपर एक ए से लेकर ये परपेंडिकुलर डालना है एफ बी के ऊपर। सो एफ बी लाइन देखिए। ओके, तो नीचे परपेंडिकुलर डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऊपर का जो है लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपका पूरा कंप्लीट कर देगी। सो अभी यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। सो परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर। चलिए एक परपेंडिकुलर डालते हैं। सो परपेंडिकुलर डालने के बाद आपको ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। सपोज ये परपेंडिकुलर है। सो नाउ सी, परपेंडिकुलर डाल दिया है। ओके, नाउ दिस इज व्हाट यू नो दैट, सॉरी, परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, यल और यल। ओके, ये 30, ये भी 30 का हो जाएगा, ठीक है। सो ऑब्वियस ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ऑब्वियस यहाँ पे आएगा, मीन्स मिड पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, मैंने डाला, ये होगा यम पॉइंट। ओके, तो आपको निकालना है पूरा एफ बी। मैंने वो कंसेप्ट बताया था, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये ए एम परपेंडिकुलर हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल आया, तो फिर एफ एम बी के बराबर हो जाएगा, यल कॉस थीटा, थीटा यानी 30। अभी यहाँ पे एंगल कौन है, 30 है, तो एफ बी क्या हो जाएगा पूरा। हमने उसी कंसेप्ट में देखा है, अभी हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे एफ ए बी और एफ ए बी और एफ ए एम दोनों भी क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो हेंस दे, यहाँ पे फिर आपको पता चल गया होगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एफ बी फाइंड करने के लिए उतना हार्ड नहीं है। तो एफ बी डिस्टेंस कितना आएगा, एफ एम प्लस बी एम, ओके, एफ एम प्लस बी एम। सो यहाँ पे एफ आएगा, एफ एम प्लस बी एम, ओके। सो दोनों भी डिस्टेंस सेम होंगे, तो एफ बी आप तुरंत, दोनों का कितना आया था, यल कॉस थीटा उस समय हमने देखा था 30, तो यहाँ पे 30 है थीटा, तो यल कॉस 30 आ जाएगा। सो इसकी वैल्यू कॉस 30 तो आपको पता है, cos 30 √3/2 है। देखिए यहाँ पे
cos 30 √3/2 वो एंगल एफ ए एफ बी एंड एंगल बी एफ सी दोनों भी 30-30 के हो जाएंगे क्योंकि बाई सेक्शन देखिए ए एफ बी एंड बी एफ सी दोनों भी 30-30 के हो जाएंगे। बाइसेक्ट होता है, एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से 30 के आ जाएंगे। फिर एफ एम और बी एम हम तुरंत निकाल देंगे। एफ एम विल बी यल cos 30 एंड दिस इज ऑल्सो यल cos 30, एम बी इज ऑल्सो यल cos 30। तो दोनों के एडिशन कर लेंगे और फिर एफ बी डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो cos 30 कितना है था अभी देखा था हमने √3/2 इंटू यल। ओके, सो यहाँ पे बी एम और एफ एम की वैल्यू √3L/2 आई है। नाउ you know that what is total distance FB is nothing but sum of FM plus MB। so FM plus MB का sum ही हमारा FB डिस्टेंस है। तो चलिए FB डिस्टेंस यहाँ पे निकालते हैं। so FB डिस्टेंस इज नथिंग बट सम ऑफ BM प्लस FM। so कितना आएगा 2 टाइम्स L cos 30, 2 टाइम्स L cos 30 आएगा, यानी कि 2 टाइम्स √3L/2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3L आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें एफ सी डिस्टेंस फाइंड करना है क्योंकि फोर्स निकालने के लिए डिस्टेंस पता होना ही है। सो एफ सी डिस्टेंस कैसे निकालोगे? फॉर दैट पर्पज एफ सी अगर निकालना है तो आपको ऐसे 2 परपेंडिकुलर निकालने होंगे। ओके, टू ड्रॉ एफ सी ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर्स ऑन होम, 2 परपेंडिकुलर आपको निकालने होंगे। नाम क्या होगा उसका देखिए डायग्राम में, ए पी एंड बी क्यू किसके ऊपर? एफ सी के ऊपर। ए पी एंड बी क्यू दिस 2 परपेंडिकुलर्स ऑन एफ सी यू हैव टू ड्रॉ। अभी बताइए मुझे ये साइड यल की है तो व्हाट विल बी ऑफ पी क्यू क्या होगी? पी क्यू भी यल लेंथ की हो जाएगी। ठीक है, पी क्यू भी यल लेंथ की हो जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला है तो पी क्यू भी यल लेंथ की हो गई। ठीक है, अभी हमें चाहिए एफ पी और क्यू सी दोनों भी एंगल कितना बनाते हैं? ये अगर ट्रायंगल हमने कंसिडर किया ए एफ पी ट्रायंगल अगर कंसिडर किया तो आपको पता चलेगा कि इसमें एफ पी कितना है। फिर से वही कंसेप्ट, ये पूरा एंगल 60 का है। सो एफ पी कितना आएगा? हाइपोटेनस यल है तो हाइपोटेनस इंटू इट इज एडजेसेंट टू दिस 60 डिग्री। 60 डिग्री को एफ पी और इधर भी 60 डिग्री को क्यू सी, दोनों भी अटैच्ड है 60 डिग्री को क्यू सी अटैच है और यहाँ पे 60 डिग्री को एफ पी अटैच है। तो इसका मतलब इसकी साइड हो गई हाइपोटेनस के टर्म में आप बता सकते हो यल इंटू दैट इज अटैच्ड है इसलिए cos 30, यल cos 30 और ये भी यल cos 30। सो ये आ गई यल cos 30, दिस इज ऑल्सो यल, ये भी आ गई यल cos 30 और ये भी आ गई यल cos 30। सो यहाँ पे भी आएगा आपका यल cos 30 क्योंकि दोनों भी सेम है, सॉरी 60 डिग्री है। ओके, यल cos 60 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा यल cos 60 तो यल कॉमन, यल cos 60 और यल cos 60 2l cos 60 होगा। cos 60 की वैल्यू आपको पता है sin 30 के बराबर होती है, वो है हाफ। sin 30 के बराबर है वो है हाफ, तो यहाँ पे आएगा हाफ। तो L/2 प्लस L/2 सो ये हो जाएगा L/2 प्लस L/2 कितना आएगा? L/2 यल हो जाएगा और ये ट्वाइस यल आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे एफ ए और एफ ई निकाल लिया है। एफ ए और एफ ई तो यल है, एफ बी और एफ डी ये दोनों भी निकाल लिया है। ये आ रहा है √3L, ये भी आ रहा है √3L, दोनों भी √3L और ये आया था ट्वाइस यल। ओके, √3L ट्वाइस यल और ये यल और यल। सो पांचों डिस्टेंस हमें मिल गए। नाउ वी कैन, अभी हमें यहाँ पे तीनों यूज़ करेंगे क्योंकि लाइंस ऑफ सिमेट्री कह रही है कि लाइंस ऑफ सिमेट्री की वजह से क्या होगा, यू विल गेट सेम ओवर हियर। ओके, आपको यहाँ पे सेम ही मिलेगा। तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसके बीच में वाला फोर्स निकालिए, फिर उधर उस साइड में भी यही फोर्स होगा, इतना ही फोर्स होगा। इसके बीच में फोर्स निकालिए, उस साइड भी यही फोर्स होगा और इसके अलावा तो एक ही है ये, तो एक ही फोर्स लगेगा। ठीक है, तो चलिए अभी फोर्स निकालते हैं। एज यू नो दैट ए पॉइंट जो भी ए मास से रखा हुआ है और ई पॉइंट नीचे वाला ई पॉइंट जो दिख रहा है,
दोनों भी वही बताया कि इक्वल डिस्टेंस पे है। दे आर सो देयर फोर्स इज आल्सो फोर्स ऑन देम ड्यू टू दिस ए एंड ई। ए और ई के वजह से एफ के ऊपर जो भी फोर्स आ रहा है वो सेम ही आएगा। वो हमने लिया है एफ ड्यू टू विच टू पॉइंट ए और ई पॉइंट, ड्यू टू ए एंड ई, ड्यू टू masses at विच पॉइंट ए और ई पॉइंट, ए और ई पॉइंट, ए और ई, ठीक है। एट ए एंड ई इज, मैं उसे F1 बोल रहा हूँ। देखिए इस साइड भी F1 है, ठीक है। दिस इज F1 और दिस इज ऑल्सो F1, दिस इज ऑल्सो F1। सो दोनों साइड मैंने F1 कंसिडर कर लिया। सो F1 विल बी व्हाट, डिस्टेंस सेम है, मास सेम है दोनों के बीच में। सो व्हाट विल बी देयर force will be what? So you know that Newton's law of gravitation, that is G into mass of both the object, that is both the point masses. So m is m, so m into m square will be there, and distance between them is L square. So आपको F1 मिल गया, ऊपर का और नीचे का दोनों की, A और E के बीच में F1 है, क्योंकि दोनों भी सेम है ना, तो एक ही फोर्स लिया है F1। सो ऑब्वियस अभी दो फोर्स का रिजल्टेंट आपको निकालना है। दो फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? दो फोर्स का रिजल्टेंट है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है। मैंने बताया था, देखिए कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट में जाके आप वीडियो को रिव्यू करके आप देख सकते हो। सो इधर भी फोर्स सेम है, इधर भी फोर्स, दोनों भी अगर सेम है, उनके बीच में 120 एंगल है। और फिर रिजल्टेंट का फार्मूला यूज करके आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। सो रिजल्टेंट विल बी व्हाट, रिजल्टेंट क्या आएगा, मैंने बताया था, वहाँ पे निकाल दिया था, रूट एफ स्क्वायर, लास्ट में एफ आया था, मीन्स जितना फोर्स है उसके बराबर ही आता है। सो ऑब्वियस रिजल्टेंट ऑफ बोथ, दोनों साइड के F1 का रिजल्टेंट क्या आएगा, कि दोनों भी सेम है ना फोर्स, दोनों भी सेम फोर्स है, इसका रिजल्टेंट इसके अलॉन्ग आएगा एक्चुअली, क्योंकि इधर 60 हो जाएगा, इधर 60 हो जाएगा, और वो सीधा वो FC के अलॉन्ग जाएगा। किसके अलॉन्ग? FC के अलॉन्ग। FC के अलॉन्ग वो फोर्स जाएगा, मगर कितना आएगा? उसके बराबर, उसके बराबर मीन्स F1 के बराबर, मीन्स कितना आएगा? GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। सो ये याद रखिए, रिजल्टेंट हमने निकाल दिया है, वो FC के अलॉन्ग जा रहा है, बाद में हमें नेट निकालना है। तो चलिए अभी पॉइंट B और D के तरफ जाते हैं। पॉइंट B और पॉइंट D, अभी सिमेट्री तो है। पॉइंट B F और F के और B के बीच में जितना अंतर है, उतना अंतर F और D के बीच में, और मासेस भी सेम है, यानी कि फोर्स भी सेम होगा। वही फोर्स मैंने F2 लिया। सो आप यहाँ पे कह सकते हो सिमिलरली पॉइंट B इज इक्विडिस्टेंस टू फोर्स, इक्विडिस्टेंस टू D फोर्स, देन फोर्स ड्यू टू दिस पॉइंट masses which are at point B and D, masses at point B and D, B और D के बीच में जितने मासेस रखे उनकी वजह से इतना फोर्स मिल रहा है, उसे मैंने F2 बोल दिया। सो F2 विल बी व्हाट, आपको तो पता है न्यूटन्स का लॉ, दोनों मासेस का मल्टीप्लिकेशन m स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिस्टेंस हमें कितना मिला था? F भी मिला था हमें √3L। सो √3L का स्क्वायर करना होगा आपको। √3 का स्क्वायर होता है 3, और L का स्क्वायर होता है L स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 कैसे है? क्योंकि √3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल होते हैं, इन्वर्सली होते हैं, सो 3 आ जाएगा, और L का स्क्वायर तो L स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस, तो F और B ज्वाइन कर लिया और F और D ज्वाइन कर लिया, तो आपको तो पता है बिकॉज ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री दे गेट ओवरलैप विद ईच अदर, मीन्स F2 का जो भी डिस्टेंस है वो उस वाले F2 के ऊपर ये मैच होगा, मीन्स इनके बीच में जो फोर्स होगा वो सेम ही होगा। सो ऑब्वियस ये पूरा इनके बीच में एंगल 60 का है। तो अभी आपको तो पता है जब दोनों भी फोर्स इक्वल होते हैं और उनके बीच वाला एंगल हमें पता है, तब हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले F1R हमने निकाला है, F1R निकाला है, वैसे ही अभी F2R हम निकालेंगे। F2 का रिजल्टेंट F2R बोल देंगे उसको, F2R। तो F2R कहाँ पे आएगा? ऑब्वियस आपको पता है जब इक्वल फोर्स होता है उनके बीच में जस्ट बाइसेक करके आएगा। सो 30-30 बाइसेक करके वो इधर आएगा। सो ये हो गया आपका, इसे हम बोलते हैं F2R। ये किसके अलॉन्ग है? फिर उसी के अलॉन्ग है, FC के अलॉन्ग। सो ऑब्वियस ये भी मिल गया हमें, मगर ये कैसे निकालोगे? इसको निकालने के लिए हमने वो बेसिक दिखा था, याद कीजिए वो बेसिक,
जब उनके बीच में एंगल 120 था और दोनों फोर्स इक्वल होते थे, तब ऐसे निकाला था हमने और हमें मिल गया था एफ के बराबर है और रिजल्टेंट फोर्स। मगर अभी तो एंगल इनके बीच में चेंज हो गया, तो एंगल तो 60 है अभी, तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस हाफ आएगा। उस टाइम जब कॉस 120 था तब माइनस हाफ आ रहा था, तो अभी प्लस हाफ आएगा। तो 2 कैंसिल होके फिर 3f² आ जाएगा। फिर स्क्वायर रूट लेके दोनों का स्क्वायर रूट अगर लिया 3 का और f2 का, तो स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे f2 आ जाएगा, क्योंकि f2 स्क्वायर में था। यानी कि f2 की वैल्यू तो आपको पता है gm² अपॉन 3l²। ओके, सो ऑब्वियस यू नो दैट 3 इज मेड अप ऑफ 2 3s। ओके, √3 का स्क्वायर ही 3 होता है, √3 का स्क्वायर ही 3 होता है। सो एक √3 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट √3 इन द डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर में √3 मिल जाएगा। सो gm² अपॉन √3l, दिस इज योर F2R रिजल्टेंट फोर्स। ओके, दिस इज योर रिजल्टेंट फोर्स एंड दिस फोर्स इज अलोंग, इसकी जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है, FC के अलोंग। सो पहले F1R भी उसी के अलोंग है, F2R भी उसी के अलोंग है। नाउ इट इज टाइम टू फाइंड द force due to the point mass, that is force due to the mass at C की वजह से कितना फोर्स मिलेगा। सो ऑब्वियस आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, gm² अपॉन, उनके बीच में हमने डिस्टेंस देखा था, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना था, 2l था। किसके बीच में, F और C के बीच में, 2l का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, l का स्क्वायर l², सो 4l² आएगा डिनोमीटर में अलोंग FC। इसका भी डायरेक्शन अलोंग FC ही रहेगा। सो देखिए तीनों भी फोर्स एक ही डायरेक्शन में आया, तो यहाँ FC में दिखाता हूँ, सो FC भी मिल गया। सो तीनों भी फोर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी नेट फोर्स अगर निकालना है इसके ऊपर, F का ऊपर बाकी 5 जनों से, सो तो वो सबका फोर्स इसी डायरेक्शन में जा रहा है। सो रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालना है हमें, तो फिर नेट फोर्स अगर निकालना है कितना हो रहा है, कितना पड़ रहा है इसके ऊपर, F के ऊपर, तो हमें इसका नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। दैट विल बी गेट एडेड बिकॉज दे ऑल हैव सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन के होने की वजह से इन सब की एडिशन हो जाएगी। आपको पता है ये कितना आया था, gm² अपॉन l² आया था, gm² अपॉन l²। ओके, gm² अपॉन l²। और फिर यहाँ पे नीचे ये कितना आया था, F2R, अभी हमने देखा था F2R कितना आया था, F2R इज इक्वल टू gm² अपॉन √3l, gm² अपॉन √3l, और इसकी डायरेक्शन FC के अलोंग। ठीक है, सो इसमें भी gm² अपॉन l² है। ठीक है, gm² अपॉन l² इसमें भी है और इसमें भी gm² अपॉन l² है, तो मैंने उसे कॉमन निकाल दिया। तो इसमें कौन रहेगा, 1 रहेगा। सो हियर आई विल राइट 1। ओके, प्लस इसमें कौन रहेगा, gm² अपॉन l² निकाल दिया तो 1/√3 रहेगा। ओके, और फिर इसमें कौन रहेगा, 1/4 रहेगा। सो कौन किसको मिल जाएगा, 1/4, अगर यहाँ पे लिखा 1/4। ओके, 1/4 ये है। सो अभी इनकी एडिशन हो जाएगी, 1/4 प्लस 1 कितना होगा, 1/4 प्लस 1, यू नो दैट 5/4 हो जाएगा। सो 5/4 प्लस 1/√3, दिस इज योर नेट रिजल्टेंट फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो हमें यह ऑप्शन देखना है 5/4 प्लस 1/√3। क्यों इनकी एडिशन नहीं होगी, क्योंकि ये तो इरेशनल है और ये रैशनल है, इनकी एडिशन नहीं होगी, इसलिए वैसे ही रखा है। ओके, वी हैव टू सी दिस, सर्च दिस ऑप्शन इन ऑप्शन में कौन सा है, यहाँ पे gm² 5/4 प्लस 1/√3, तो यहाँ पे आएगा प्लस। सो ये तो ऑप्शंस कैंसिल ही हो गए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन नहीं था, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। मगर एडिशन आपको फिर पता नहीं था 3/4 या 5/4, तो 5/4 आएगा। 5/4 क्यों आया, क्योंकि 1 प्लस 1/4 ऐड हो गया था। ठीक है, सो नाउ वी विल सी अ नेक्स्ट प्रॉब्लम। 6 particles, second problem, 6 particles each of mass m are placed at corners of regular hexagon of each length l. Okay, and if mass m not is placed at the center of the hexagon, अभी इसमें सेंटर पे एक मास रखा है, डायगोनल के 3 डायगोनल के सेंटर्स जो है उसके इंटरसेक्शन के ऊपर रखा है, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास इज, तब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना पड़ेगा पॉइंट मास के ऊपर जो सेंटर पे रखा है।
ओके, ऑप्शंस दिए हैं 4, 6gm² अपॉन एल स्क्वायर, 6gm m0 अपॉन एल स्क्वायर 0 या 6gm अपॉन एल पावर 4। फिर और एक उसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन m0 इफ पार्टिकल्स एट ए इज रिमूव्ड। अगर वो ए निकल ही दिया तो क्या होगा। अभी ये हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्योंकि हमने पूरा बेसिक देख लिया है इनका। और तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन m0 इफ पार्टिकल्स एट ए एंड सी आर रिमूव्ड। ए और सी के ऊपर भी निकाल दिए तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है। तो उन्होंने बोला है कि 3 डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल ए एफ सी, डायगोनल ए डी एंड डायगोनल ई बी ई। ओके, इन तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, सपोज दिस सो ओ पॉइंट। ओके, और यहाँ पे भी एक m0 मास रखा हुआ है। ठीक है, सो m0 मास रखा, तो इस मास की वजह से ये बाजू वाले 6 मासेस और की वजह से सेंटर वाले मास के ऊपर कितना फोर्स मिलेगा। तो आपको पता है यहाँ पे हर किसी के फोर्स के लिए उसका ही अपोजिट यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कि मैं इसका फोर्स लेता हूँ ओ और डी के बीच में, तो मुझे इसका जस्ट अपोजिट इस साइड मिलेगा। और आपको तो पता है ड्यू टू लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑल द फोर्सेस, जो भी डिस्टेंसेस है वो सेम हो जाएगा और इक्वल फोर्स हो जाएगा, दोनों भी फिर इक्वल फोर्स, क्योंकि मास और डिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस अगर सेम हो तो ऑब्वियस उनके बीच में फोर्स भी सेम हो जाता है। सो यहाँ पे जो रहेगा, सपोज दिस इज F1, तो ये भी F1 ही आएगा। ठीक है, सो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। अगर यहाँ पे लेते हैं F2 इधर लेते हैं सपोज, तो इधर लिया तो सॉरी इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी। ठीक है, तो क्या होगा, अभी यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा इफेक्ट। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, F3 भी कैंसिल कर देगा दूसरे F3 को। सो सबके लिए जितने भी 6 मासेस है तो 6 मासेस बराबर E1 में है, तो सबके लिए, और वो तो रेगुलर हेक्सागोन है, उसकी वजह से वो सभी फोर्स इक्वल हो जाएंगे, बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। हर कोई फोर्स के लिए उसका अपोजिट प्रेजेंट है, इसीलिए नल इफेक्ट होगा, जीरो इफेक्ट होगा। हेंस दे ऑल गेट कैंसल्ड ईच अदर एंड वी गेट 0 न्यूटन, दैट इज फोर्स इज 0। ओके, कम टू नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डायरेक्ट निकाली है। सो ये m पॉइंट मासेस सभी पॉइंट पे रख दिए। सपोज ये हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन है, ऐसे सपोज कीजिए। ठीक है, दिस इज हेक्सागोन एंड जस्ट कंसिडर इट। ओके, अभी यहाँ पे पॉइंट मासेस रखे हुए हैं, तो सबके लिए सेम फोर्स लगेगा। F1 को कैंसिल कर देगा, F2 के लिए कैंसिल कर देगा। ओके, और F3 के लिए कैंसिल कर देगा। ठीक है, सो 0 इफेक्ट होगा। नाउ दे आर सेइंग दैट इफ अगर ए को निकाल ही दिया तो फिर ऑब्वियस बी और एम का जो भी मैंने F1 लिया था वो तो कैंसिल कर देगा। ओके, F2 भी कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, मगर यहाँ पे जो F3 मिल रहा है उसका कैंसिल नहीं होगा। तो फिर आपको इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन मैंने तो बताया था इक्विलैटरल, ये सभी क्या है, ये सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मैंने लास्ट प्रॉब्लम में बताया था ये सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आप देखो ना, तीन डायगोनल्स देखिए आप, और वो क्या कर रहे हैं, दिस एंड दिस। ओके, सो ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, सो ये सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये साइड जो है पूरे जो अपना जो ये है क्या है, हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन, तो उसके बराबर ही इसकी साइड आती है। तो ये साइड हो रही है यल के बराबर, ये होगी यल के ही बराबर होगी, तो ये हो जाएगा यल। तो इसीलिए ये तो इसके बीच वाला डिस्टेंस भी मिल गया। तो ऑब्वियस फोर्स F3 क्या होगा, ये सेंटर पे रखा है m0 मास और यहाँ पे रखा है m मास, और उनके ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उनके बीच में डिस्टेंस भी हमने देखा था यल, तो यल स्क्वायर आ जाएगा। कितना आएगा, GM m0 डिवाइड बाई यल स्क्वायर। तो ये को निकाल दिया, ए के पॉइंट के ऊपर का मास अगर निकाल दिया तो आपका आंसर आएगा GM m0 अपॉन यल स्क्वायर। अभी जाते हैं तीसरे पे उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन m0 इफ ए एंड सी मासेस आर रिमूव्ड। इसको भी निकाल दिया है, तो ऑब्वियस
यहाँ पे आपको रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। इसको भी निकाल दिया है, इसको भी निकाल दिया है, ठीक है, इसका भी इफेक्ट अभी नहीं रहेगा। इसको भी निकाल दिया है, इसको भी निकाल दिया है, तो ऑब्वियस इनके अपोजिट वाले फोर्सेस अभी एग्जिस्ट होंगे, वो कैंसिल नहीं करेंगे। सो F2 एग्जिस्ट होगा और F3 एग्जिस्ट होगा, ठीक है। सो F2 और F3 दोनों भी है, मगर ये क्या करेंगे, B और E पॉइंट के बीच वाले जो फोर्सेस है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे देयर इफेक्ट, बिकॉज दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सभी इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। मगर F2 और F3 ये दोनों ही फोर्स रहेंगे यहाँ पे, F2 और F3। तो आपको तो पता है जब F2 है और F3 है, ठीक है, F2 है और F3 है, और दोनों के बीच वाला एंगल भी पता है आपको, ये 30 और ये 30, सॉरी ये 60 और ये 60, दैट इज़ 120। और आपको पता है जब दोनों फोर्स एक दूसरे को सेम है, सेम ही होंगे ना फोर्स, यहाँ पे मास m है, यहाँ पे m0 है, यहाँ पे m है, तो फोर्स भी सेम हो जाएगा। मैं इसे F2 को F बोल दूंगा, ठीक है, इसको भी F बोल दूंगा, ठीक है, दोनों भी इक्वल फोर्स है, एंगल 120 है। तब हमने देखा था वो किसके बराबर आता था, तब वो उसी फोर्स के बराबर आता था जब एंगल 120 होता है, जब एंगल 120 होता है तब उसी फोर्स के बराबर आता था। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, व्हाट विल बी योर आंसर। सो ये हमने ऐसी कैलकुलेशंस किए थे, याद करो, ऐसी कैलकुलेशंस की थी, F² प्लस F² प्लस 2F² cos 120 आएगा माइनस हाफ, और फिर ये माइनस 2F² हो जाएगा, और ये 2F² सॉरी ये 2 कैंसिल हो जाएगा हाफ का हाफ के साथ, और माइनस F² ही आएगा, और ये 2F² में से एक F² गया तो F² रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ F² मीन्स F की वैल्यू कितनी है, GMM0 अपॉन L²। तो इसका भी आंसर वही आएगा, इसका भी आंसर GMM0 अपॉन L² आएगा। AC का मास अगर निकाल दिया था। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और ऐसे ही शानदार वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। अभी जो भी MCQ हमने लास्ट सॉल्व किए वो बहुत कम समय में सॉल्व किए, मगर आपको अंडरस्टैंड किया, बेसिक समझाया और आपने समझ भी लिया। ओके, तो फिर मिलेंगे इसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।